अस्सलाम वालेकुम। दो रियासती हल मिडल ईस्ट के अंदर आम तौर पर मुस्लिम दुनिया ये सोचती है कि जैसे ही फ़लस्तीन का मसला हल होगा तो उसकी बुनियाद इसी पे होगी कि साइड बाय साइड दो रियासतें, एक फ़लस्तीनी रियासत हो और साथ इसराइल भी रहे, तो दोनों को एग्जिस्ट करें, फिर हम ये इस खित्ते के अंदर देरपा अमन जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन आज नेतन्याहू की जो ट्रंप से मीटिंग थी उसके अंदर उसने एक चीज़ के ऊपर बड़ा अपना मौक़िफ़ तो एटलीस्ट दे दिया। कल को क्या होगा पता नहीं है। उसने कहा ये सिक्योरिटी वाला जो मामला है ना, इसमें तो फ़लस्तीनियों को कोई रोल नहीं हो सकता, वो बाकी चीज़ों में ऑटोनॉमी ले लें, लेकिन जो सिक्योरिटी है ये होली सोली ये इसराइल के पास रहेगी ताकि इसराइली रियासत को ख़तरा ना हो। एक तो उनके इलाकों के ऊपर काबिज़ है। अभी सिर्फ इस वाक़े के अंदर मोर देन 57,000 जो फ़लस्तीनी हैं जिनकी शहादत हो चुकी है। हस्पताल हों, बच्चे हों, स्कूल हों, माएँ हों, प्रेगनेंट मदर्स हों, कोई बंदा उसकी बमबारी से महफूज नहीं हुआ, लेकिन उसको ख़तरा है, लेकिन फ़लस्तीनियों को ख़तरा नहीं है। तो जब वो ट्रंप और वो बैठ के इस चीज़ को जब भी किसी हल की तरफ लेकर जाएंगे तो ये बुनियादी नुक्ता उनके सामने रहना चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले का हल क्या है, और अरब दुनिया को भी इसके ऊपर बहुत वाज़ेह पोजीशन इख्तियार करना पड़ेगी। अब्राहम अकॉर्ड्स जिसके दबाव के तहत बहुत ज़्यादा मुल्कों ने पहले इसराइल को तस्लीम कर लिया और अब शायद मज़ीद कुछ मुल्कों के ऊपर आइंदा आने वाले हफ़्तों और महीनों के ऊपर वो दबाव शिफ्ट होगा। इसी ट्रंप इंतज़ामिया के नीचे बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस इशू के ऊपर काम होगा और वो एक के बाद एक सऊदी अरब से स्टार्ट करके बाकियों की तरफ दबाव शिफ्ट होगा। लेकिन इसके ऊपर मुस्लिम दुनिया को एक असूली और ताकतवर पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये मसला ना कभी हल होगा और बारी बारी जैसे पहले मार खाते गए, कभी सीरिया को मार पड़ी, कभी यमन को पड़ी, कभी लीबिया को पड़ी अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर, तो बाकियों को भी ऐसी मार पिटेगी, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। एक पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी और सबको मिलकर हाथ मिलाना पड़ेगा और कुछ असूल वज़ा करने पड़ेंगे और बुनियाद उसकी फ़लस्तीनी रियासत से होनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू का मौक़िफ़ यह है कि अगर फ़लस्तीनी रियासत बन गई तो इससे इसराइल तबाह हो जाएगा। ये उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो फ़लस्तीन तो उनका, फ़लस्तीनी रियासत तो फ़लस्तीनियों का हक़ है, जगह उनकी है, मुल्क उनका है, काबज़ ये है। तो अगर साइड बाय साइड भी नहीं को एग्जिस्टेंस उसको कबूल, तो फिर इसके लिए बाकी ममालिक को एक पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी। ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी के हवाले से कोई 14-15 दफ़ा वो पहले दोहरा चुके हैं, आज एक दफ़ा फिर अपना एक बयानिया दोहराया। ट्रंप कहते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है। इंडिया तो इसको मानता नहीं है, लेकिन ट्रंप को 15 दफ़ा कहते हैं। अब या तो ट्रंप को समझा लें, अदरवाइज़ जो एक एक्सेप्टेड पूरी दुनिया के लिए स्टेटमेंट यही है कि वाशिंगटन ने मीडिएट करवाई एक सीज़ फायर और दोनों को कायल किया, दिल्ली को भी और इस्लामाबाद को भी जंग बंदी के ऊपर आई है। और ट्रंप आज ये कह रहे हैं कि मे बी वो एक न्यूक्लियर स्टेज पे थे, न्यूक्लियर वाला जो कन्फ्रंटेशन थी उसके करीब थे, तो उस स्टेज के ऊपर वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने जंग बंदी कराई। पहले पाकिस्तान ने नोबल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया था। आज उसका दूसरा स्टेप यह है कि आज नेतन्याहू ने, मैं नहीं चाहूँगा ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी स्टेज आए कि पाकिस्तान और इसराइल का नाम इकट्ठे आए, लेकिन आज नेतन्याहू ने उनको नोबल पीस प्राइज़ के लिए उसी मीटिंग में जहाँ उनके साथ वो इशाइये में बैठे हुए थे, एक लेटर उनके सामने रखा कि हम आपको पीस प्राइज़ के लिए, अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए जो आपका रोल है, इसलिए आपको पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मिडल ईस्ट के सोल्यूशन के ऊपर भी अब्राहम अकॉर्ड्स का क्या बनना है और पाकिस्तान और इंडिया का पीस कितना देर पाए और इसमें अमेरिका क्या रोल अदा करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो के साथ मेहमान शख्सियत हैं साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के नामवर डिप्लोमेट सरदार मसूद खान साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान सीनियर रहनुमा है PMLN से और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफ़ा हैं, आपको भी खुर्रम साहब खुश आमदीद। इसके अलावा एजाज़ चौधरी साहब पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हमें ज्वाइन करेंगे, एजाज़ साहब को भी खुश आमदीद। और तनवीर अहमद साहब मारूफ बिज़नेसमैन है अमेरिका से हमारे साथ। तनवीर साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। खुर्रम साहब सबसे पहले आप बताइएगा जी, अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर आज उन्होंने उसको नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। बहुत से मुस्लिम ममालिक ट्रंप के पहले दौर के अंदर इस दबाव में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। UAE हमारे सामने बड़ी रोशन मिसाल है उसकी। बाकी मुल्कों के ऊपर मुझे लगता है सऊदी अरब से स्टार्ट होकर ये दबाव शिफ्ट होने लगा। क्या देखते हैं आप, कैसे होगा ये सफ़र आगे? जी, सफ़र तो तभी बढ़ेगा अगर 2 स्टेट सोल्यूशन आएगा। तो ये पाकिस्तान की ऑफिशियल 2 रियासती हल है। जब तक वो नहीं आता तो पाकिस्तान, अगर सदर ट्रंप की ज़बान इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान को इसमें क्या मिलेगा। तो लिहाजा देखिए, अमेरिका की तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत देर से एक समझे कोल्ड पीस रहा है, जिसमें 2011 के बाद से एक बड़ी मुश्किल और तनाव वाली सूरत हाल रही है, जिसमें वक्तन फ़वक्तन कॉपरेशन भी हुआ। मसलन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कॉपरेशन दिया। 2011 आपने वो जो ट्रंप वाली स्ट्राइक थी उससे स्टार्ट की? नहीं, उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन। उसके बाद से बहुत सीरियस
और यही बल्कि जो हमारा डेलीगेशन अभी गया हुआ था उसमें सबसे जो मुस्बत बात ये थी कि वहाँ कैपिटल हिल पे इस दफ़ा हमें जो है वो इल्ज़ाम देने वाली उंगलियों का सामना नहीं करना पड़ा जो पहले हमें करना पड़ता था कि जी अमेरिका में कहा करते थे। मसूद साहब को शायद अंदाज़ा हो कि जी हमने आपको $22 बिलियन दिए, उन्होंने लिख के रखे हुए थे कि $22 बिलियन दिए और पाकिस्तान हमें सपोर्ट नहीं करता, तालिबान को सपोर्ट करता। इस दफ़ा ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी जिस अस्करी कुव्वत का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान को एक एहतराम की नज़र से। आपका जो पहला जुमला है कि तब तक इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो नहीं आ जाता, ये हमारी ऑफिशियल पोजीशन है। जी जी, ये ऑफिशियल पोजीशन है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन पर नहीं आते तो पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फलस्तीनियों को अब अपनी रियासत सोल्यूशन कैसा, जैसा नेतन्याहू ने कहा है कि सिक्योरिटी हमारे पास रहे, और नहीं, ये नहीं हो सकता जी। ये तो अब हमें ये एक तफसीलात का खेल है आगे, लेकिन फलस्तीनियों को एक खुद मुख्तार रियासत का क़याम जो है, बस ये बड़ी दिलचस्प बात है। और ये कि मसलन गाज़ा की जो पट्टी है उसके साथ जो इंटरनेशनल समुंदर लग रहा है वो किसकी ज्यूरिस्डिक्शन है? अगर वो इसराइल उस पर क्लेम करता है, इसराइल उसके ऊपर जो है जो लोग इमदाद लेकर जाने की कोशिश की उन्होंने उनके ऊपर बम फेंकता है, लेकिन वो किसी तरह भी इसराइली ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। तो लिहाजा ये ज़रूर दुनिया के सामने एक चैलेंज है कि इस मामले को किस तरीके से इसकी तफसीलात को तय करके, अगर सदर ट्रंप इसमें संजीदा हैं कि उनको देरपा अमन चाहिए, अगर देरपा अमन नहीं चाहिए तो फिर अगर उन्होंने उजलत की तो मामला कभी भी अमन की तरफ नहीं बढ़ेगा। असल इशू इस सारे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो यही क्या मशरिक़ वस्ता में इसराइल का दूसरे ममालिक के साथ कोई देरपा अमन कायम हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसके लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों को अपनी एक खुद मुख्तार रियासत जो है उसका क़याम अमल में आए। मसूद साहब, मेरे ख्याल में खुर्रम साहब ने तो एक असूली मौक़िफ़ कर दिया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर कोई पेशरफ नहीं होगी। कैसे आप देखते हैं ये मामला आगे कैसे अनफोल्ड होंगे? देखिए, हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और इस वक्त जो निगाहें वो सब सऊदी अरब की तरफ हैं। खलीजी रियासतें जो उनमें से बहुत सी पहले ही इसराइल के साथ अपने राब्ते कायम कर चुकी हैं और इस वक्त ये क्या सराई की जा रही है कि शाम, लबनान, सऊदी अरब, आज़रबाईजान और इंडोनेशिया जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स को कबूल कर ले। अगर ख़ास तौर से खलीजी रियासतें बिलखुसूस जो है सऊदी अरब ये कदम उठा लेता है तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव बढ़ेगा। अब दूसरा आपने जो नुक्ता उठाया वो बहुत अहम है कि ये जो पीस फार्मूला है इसकी क्या कंपोजिशन क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 रियासती फार्मूले को अमेरिका ने भी एक तरीके से बिलवास्ता तौर पर मुस्तरद किया है। अभी तक जो है फॉर्मल जवाब ही नहीं दिया नेतन्याहू की तरफ। और दूसरी तरफ जो है जो इसराइल तो इसे कबूल नहीं करता और नेतन्याहू बिल्कुल कबूल नहीं करता। तो उसके क्या खदोखाल हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके खदोखाल ये हैं कि गज़ा में आबादकारी की जाएगी, जैसे कि मतलब दूसरी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में की जा रही है। यही उनका समझौता है आपस में प्रेसिडेंट ट्रंप का और नेतन्याहू का। दूसरा ये है कि गज़ा को ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी या मगरबी किनारे से नहीं जोड़ा जाएगा और ये इसी तरीके से कटा फटा फ़लस्तीन जो है वो कायम किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने आखिर में ये भी कह दिया कि इनखला तो ज़रूर होगा, बेदखली तो ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए वो लोग जो चाहेंगे वो चले जाएं। और फिर दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि बाज़ अरब ममालिक जो नेबरिंग ममालिक हैं वो इसके लिए तैयार हैं। अभी तक जो इत्तलात थी उसमें ना मिस्र तैयार था, ना उर्दन तैयार था, ना अरब तैयार थे, मतलब वो दूसरे ममालिक सऊदी अरब भी तैयार नहीं था। उर्दन, सीरिया, लेबनान, इनमें किसी में हिम्मत है कि वो खड़ा रहे? मुश्किल है। नहीं, वो सही है, दबाव आएगा, लेकिन अभी तक जो उन्होंने फॉर्मल पोजीशन ली हुई है और अगर उनका वो दबाव बर्दाश्त न कर सके तो नकल मकानी होगी, और नकल मकानी हुई अगर तो लोग वापस नहीं आ सकेंगे। जैसे नक़वा में हुआ था 1948 में, इसी तरीके से वो जो महाजरीन थे या रेफ्यूजीज़ थे वो वापस नहीं आ सके थे। तो अब ये है कि आप ये देखिए कि इधर दूसरी तरफ ये है कि हमारे अमरीकी इंतज़ामिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, वो सदर ट्रंप की वजह से हैं। और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब गए थे उनके लिए एक गैर मामूली ज़हराने का एहतमाम किया गया जिसमें हर मौजू ज़ेर बहस आया। तो कहने का मतलब ये है हर मौजू से मुराद इब्राहिम अकॉर्ड्स भी
मेरे पास उसका जो रीड आउट नहीं है, लेकिन ये है कि यकीनन वो ज़ेर बहस आए होंगे। जब वाशिंगटन में था तो ये मसला बार बार ज़ेर बहस आता था जब आप सफ़ीर थे। हालांकि फिर आप क्या पोजीशन इख्तियार करते थे? हमारी ऑफिशियल पोजीशन क्या होती थी? हमारी पोजीशन ये थी कि हम देखेंगे, अभी देखेंगे, टालते थे उनको। जी। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की चूँकि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं और हम इनको बिल्कुल किसी तरीके से बिगाड़ना नहीं चाहते, बड़े अरसे के बाद इस नहज पे पहुँचे, तो इसलिए ये होगा कि हमें सख्त किस्म की अस्ट्यूट डिप्लोमेसी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक़ है तो उसने इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का irतकाब किया है, उसने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर दिए हैं, और जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट भी मौजूद हैं ICC से, और दूसरी तरफ से मतलब वो आलमी अदालतों में मतलूब हैं। तो इस वजह से ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस फ़ैसले को आसानी से कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा उनको ज़हनी तौर पर तैयार, सियासी तौर पर तैयार करने की बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से हुकूमत वक्त जो है उसको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये मरहला आ गया। क्योंकि आपके ख्याल में ये सऊदी अरब और पाकिस्तान, मुझे तो लगता है महीने 2 महीने में शदीद दबाव आने वाला है, आपको भी कोई ऐसी एंटिसिपेशन? देखिए, सऊदी अरब के ऊपर दबाव नहीं था, इनके मुज़ाकरात चल रहे थे। जब मैं वाशिंगटन में था तो उस वक्त सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान 3 नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि उनको भी जौहरी असलाह की इस्तेदाद दी जाए, जैसे ईरान के पास है। मतलब जौहरी तवानाई का जिक्र कर रहे थे, लेकिन असल में पस पर्दा यही था जिक्र कि उनके पास भी कोई इस किस्म की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा ये था कि उनको भारी मिक़दार में जदीद असला बारूद चाहिए था। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने कहा था कि 2 रियासती फार्मूला विद अ टाइम टेबल, कि ये तो हम बरसों से अशरों से बात करते चले आ रहे हैं, तो कोई हतमी तारीख़ होनी चाहिए। तो इसमें जो पहले के ऊपर कोई जवाब नहीं था, दूसरे के ऊपर ठीक है आप जितना असला ख़रीदना चाहते हैं, और तीसरे के ऊपर भी जो है इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा था। ये आपको पता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी अब्राहम अकॉर्ड्स की वारिस बन गई थी, क्योंकि वो भी इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करते थे। तो इसलिए ये है कि जो सऊदी अरब के ऊपर दबाव नहीं है, बल्कि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। और 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। पहले तो शायद वो तैयार भी थे, सऊदीज़ रुक गए उससे कि बहुत दबाव आएगा। जी। अच्छा, एक बात मैंने ऐड करनी है। देखिए, पाकिस्तान जब हम अब्राहम अकॉर्ड की बात करते हैं, इसराइल को रिकग्नाइज़ करने की बात करते हैं, उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, उसका नाम है कश्मीर। क्योंकि हिंदुस्तान वही प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर रहा है, उसने करना शुरू कर दिया है। और इस दफ़ा आपने देखा कि इस तनाव में उन्होंने घर भी गिराए, जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों में घर गिराता है। तो लिहाजा हम किसी ऐसे प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो 5 साल बाद हिंदुस्तान इस्तेमाल करे कि उस वक्त तो आप मान गए थे, तो अब आप क्यों नहीं मानते। तो लिहाजा हमें बहुत सोच समझ कर, बिल्कुल दुरुस्त कहा मसूद खान साहब ने, बहुत सोच समझ कर इस मुश्किल और डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उससे निकलना है। लेकिन कश्मीर हमारे रास्ते में इशू है, क्योंकि हिंदुस्तान अब दोबारा एग्जैक्टली वही टैक्टिक कि वो उसके अंदर आबादकारी करवा रहा है। मोदी और नेतन्याहू के टैक्टिक्स से तो लिहाजा अब हमें उसमें सोच समझ कर आगे बढ़ना है। तनवीर अहमद साहब, आप तो वहाँ बैठे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इस सारे मामले को कैसे देखती है? ये इस वक्त बड़ी पावर्स भी इसका हिस्सा हैं, और पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ममालिक के ऊपर ये दबाव आ भी रहा है, और इसका हल भी चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी जब इंगेज करती है वहाँ कांग्रेसमैन से, तो क्या नुक्ता नज़र है आप लोगों का और उनका? देखिए, सबसे पहले अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड है उसको देखें, तो this accord is completely based on principles of mutual understanding, respect for human dignity, interfaith dialogue, cooperation, and ending radicalization and conflict. अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इसराइल completely इस चीज़ को वायलेट करता रहता है। जो 2 सेपरेट स्टेट्स बनाने का एक मकसद यही है कि जो पैलेस्टीनियंस है ना, वो एक अपनी सॉवरेन स्टेट लेके बैठे और अपनी अच्छे से पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारे। पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें काफ़ी एक्टिव रहती है। गाहे बगाहे जब भी कोई कांग्रेसमैन से बात होती है, इस चीज़ को बिल्कुल उजागर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है। Like always, America says, America goes anywhere where they have their vested interest. तो पाकिस्तान को ना इस वक्त बड़ी डिप्लोमेटिकली बात करनी होगी। जैसे कि भाईजान ने बताया कि कश्मीर को लेके भी, ये कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जो
बड़ी जल्दी, मेरा ख्याल है 4-5 साल तो दूर की बात है, हो सकता है कि 2-3 सालों के अंदर ही हमारे सामने आए। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी भी, हम मेरी क्या दो स्पेशली तीन सालों कोशिश में यही है, कश्मीर के हवाले से हमारे सामने आए? आप क्या यही तवक्को कि रखते हैं बेसिकली कश्मीर पे क्या चीज़ सामने आ सकती है? जिस तरह नदीम भाई अभी इसराइल गाजा में फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, हो सकता है कि इंडियंस जो है ना ऑक्युपाइड कश्मीर में वही करें। और हमारे सामने बात यही आ जाएगी कि अगर आज हम चुप रहे फ़लस्तीन के अगेंस्ट और इसराइल की फेवर में, तो कल को इंडिया यही कहेगा कि जी आप उस वक्त बोले नहीं और आज क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान को दोनों तरफ को लेके साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा कि जी हम गाजा का भी इशू लेके चले और कश्मीर का भी इशू लेके चले। रही बात प्रेशर की, तो सऊदीया मेरे ख्याल में काफी सारा प्रेशर उन पे आ रहा है। जो इंटरनल यहाँ पे बातें होती हैं वो यही है कि जी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया और क्रिटिकल कंट्रीज इन दिस अकॉर्ड, और पाकिस्तान पे डेफिनेटली प्रेशर आएगा बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि इसके अलावा कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिससे कोई थोड़ा सा इसराइल को खौफ हो, कोई डर हो कि जी ये आके हम पे कुछ अटैक कर सकते हैं। और स्पेशली अभी जो इंडिया के साथ जंग के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान उभर के सामने आया, पाकिस्तान ने अपनी एक जो इज्जत बहाल की है, पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाए, अपना मौक़िफ़ सामने रखे, ना सिर्फ गाज़ा बल्कि मेरे ख्याल में इस वक्त गाज़ा को लेके कश्मीर पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है कंपेयर टू गाज़ा। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को यही ठीक चाहिए है। कि इतनी। अच्छा, मैं तनवीर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, तो बड़े एक्सपर्ट हैं, ओपिनियन बड़ी मैटर करती है इस मसले के ऊपर। एजाज़ साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? बैनुल-अक़वामी दबाव भी आएंगे, वाशिंगटन भी दबाएगा, सऊदीज़ को भी दबाएगा, उसके बाद वो हमें भी पकड़ेगा, सऊदीज़ भी हो सकता है चाहें कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? अभी तो देखेंगे जी, ये जो सीज फायर है ये चलता भी है कि नहीं, अभी होता भी है कि नहीं, और फिर चलता भी है कि नहीं। पहले भी तो किया था सीज फायर, उन्होंने अपने कुछ हॉस्टेजेस छुड़वा छुड़वा लिए और उसके बाद फिर वहीं की फाइट, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद तो ये है दोनों का कि ये कहीं से फ़लस्तीनी यहाँ से निकल जाएं, गाज़ा से भी और वेस्ट बैंक में, और चंद अरब मुल्कों में जाके बस जाएं या उनको बसा दिया जाए। और यहाँ पे आके जो अरब स्टेट्स हैं वो अपना मफाद देखेंगी। देखिए ना, वो जहाँ तक गजा में जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हैं, लेकिन जब उनका अपना मफाद आ जाएगा बीच में, कहाँ जाएंगे? यानी जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है और इजिप्ट है, यही ममालिक है जहाँ कुछ आबाद करने की कोशिश करेंगे। तो ये ममालिक तो नहीं चाहते हैं बिल्कुल वहाँ पे आए, तो इस वजह से झगड़ा खड़ा होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी इतने आराम से ये काम हो जाएगा कि ये लोग यहाँ से इनखला हो जाए और वो वहाँ पे चले जाएं। ये अरब जो है इस बात को नहीं मानेंगे। और बाकी रह गया कि ये क्या सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा और ये दोबारा से अब्राहम्स अकॉर्ड और वो जो है सारे मंसूबे थे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर वगैरह बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये इतने आसान काम है नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्तिहान नहीं है, कोई हमें रश करने की जरूरत नहीं है इसको रिकग्निशन की। जब सऊदी अरेबिया और सारी मुसलमान ममालिक फैसला करेंगे और इकट्ठी फैसला करेंगे OIC के प्लेटफॉर्म पे, तो उस वक्त कर लेंगे। मैं नहीं समझता हम पे कोई इस किस्म का कोई दबाव हमें लेना चाहिए। वो अभी तो हालात भी नहीं बने, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो अभी वो हालात बनते नजर नहीं आ रहे जिसमें इसराइली तवक्को करे। ठीक है, उनके जो दामाद हैं जिन्होंने कहा ट्रंप साहब के कि सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जो है वो अभी नेक्स्ट गो में आएंगे, मुझे तो ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा। पहले तो वो देखें कि फलस्तीन में क्या करना है उन्होंने। और ये 2 रियासती हल तो कभी भी नहीं माना ना लिकुड ने। लिकुड पार्टी तो 1978 से ही कह रही है कि हम नहीं मानते इसको, तो नेतन्याहू साहब तो ये मानेंगे नहीं, वो अभी भी नहीं मानेंगे ना। नेतन्याहू मानेगा ना उसके वो हमनवा जो लिकुड पार्टी के वो मानेंगे। लेकिन सर, आपने जो एक बात कही मेरे वो काफ़ी दिल के करीब है कि पाकिस्तान को होल्ड बैक करना चाहिए और अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कायम रहना चाहिए। आपको उसके लिए क्या खाका नज़र आता है? क्या चीज़ें हैं जो हम सामने रखें कि ये चीज़ें पाकिस्तान का मफाद है, पहले हम इसको देखेंगे फिर आपकी बात सुनेंगे, पहले आप हमारे मफाद की बात करें, वो क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी, ये साहब बात सही कह रहे थे, जो भी बात कर रहे थे। मैंने चूंकि नजर नहीं आ रहा यहाँ पे लैपटॉप पे,
तो वो सही थी कि पाकिस्तान का असल ये मसला तनवीर तो साहब हैं, ये हिंदुस्तान बिजनेसमैन है पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम है टेक्सास से, ये हमारे साथ हैं तनवीर अहमद साहब। अच्छा अच्छा। तो देखिए हमारा जो मसला तो पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ है ना, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो हमें वहां से है। तो इस वजह से हमें तो उस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है, और वो हम उसके ऊपर उलझे हुए हैं। इसी वजह से हमें उस वक्त जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी, तो आपको याद होगा मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उस जंग में हम नहीं जा सकते। इखलाकी हमदर्दी अपनी जगह, हमारी सियासी हमदर्दी और सपोर्ट भी उनके साथ है, और हमने दिखाई वो सपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में खुलकर बोले हम। लेकिन हम उस जंग में नहीं कूद सकते थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो मशरकी सरहद है हमारी, उस पर अभी जंग का खतरा खत्म तो नहीं हुआ, टला तो नहीं है। बार बार खबरें कई किस्म की आती हैं। इसलिए पाकिस्तान को इस मामले में कोई लीडरशिप लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मसला है, ये सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई जब तक फलस्तीन की रियासत नहीं होगी हम रिकग्नाइज नहीं करें, बार बार कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये नैरेटिव बार बार उठ रहा है। हमें इस मामले में मेरे ख्याल में कोई बयानात देने की जरूरत नहीं है। ब्रेक से वापसी पे एजाज साहब ने जिस खतरे का तज़किरा किया है कि पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर ईस्टर्न साइड से वो ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ब्रेक से वापसी पे इस खतरे का भी जिक्र करेंगे और उसके लिए भी क्या करना है उसकी भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मसूद साहब, जब ये ब्रेक में हम हैं तो एक वो ख़बर चल रही है कि चीनी जो फ़िज़ाइया के सरबराह हैं उनकी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात हुई, और एजाज साहब हमें कह रहे हैं अभी कि ईस्टर्न बॉर्डर से जंग का ख़तरा टला नहीं है। तो हमारा ये इस खित्ते के अंदर चाइना के साथ एक रिलेशनशिप मौजूद है। इस सारे सिनारियों में अभी आपसे बात भी हो रही है कि हम उसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। दोबारा अगर इमर्जिंग थ्रेट आता है ईस्टर्न साइड से इंडिया की तरफ से, तो हमें दोबारा चीनी असला भी ख़रीदना है, जहाज़ भी ख़रीदने हैं और शायद फर्दर कोऑपरेशन भी करना है। आप क्या देखते हैं इंडिया से दोबारा जंग का ख़तरा और पाकिस्तान और चाइना का अलायंस दोनों के ऊपर? देखिए, ख़तरा तो मौजूद है। हिंदुस्तान ने यह कहा है कि उन्होंने जंग में तातुल या पॉज पैदा किया है, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं की। अच्छा, दूसरी ये है कि वो जंग हार चुके हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा हमला करना है। कम अज़ कम उनकी अफवाज ये कह रही हैं, उनके सियासतदान ये कह रहे हैं। तो एक तो ये इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरे जो हिंदुस्तानी जनरल आजकल बयानात दे रहे हैं, उनका डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या दूसरे जो लोग हैं, इंडोनेशिया में उनके डिफेंस अटैचे ने दिया, उसके बाद जो उनके CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो गए हुए थे सिंगापुर, तो इन सब को अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक ही फोर्स है, यानी तकरीबन एक ही फ़ौज है, और ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। पिछली जंग के बारे में भी कह रहे हैं कि असल में चीन बराह रास्त नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान चीन के लिए भी जंग लड़ रहा था। तो हमारे जो है इस जंग के बाद चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और कई सतहों पे मजबूत हुए, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत मजबूत हुए, मजबूत तर हुए हैं। अभी कुछ जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि हमने J-35 भी ले लिया, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी वजाहत आई है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से चीन के आलमी मंडियों में, उनके ख़ास तौर से डिफेंस आर्मामेंट्स की आलमी मंडियों में बहुत ज़्यादा अवभगत हुई है, और उसके बाद जो है उनका जो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ा है। तो चीनी भी एक एतबार से आपके ममनून हैं, और हिंदुस्तानी ये गलत नहीं कह रहे कि जब जो वो, बल्कि वो पिछले दिनों कह रहे थे कि चीन की इतनी मदद थी कि पाकिस्तान को उनके जहाज़ों के लाइव वेक्टर पोजीशंस भी मालूम थी। तो अगर इतनी अयानत है तो हमें तैयार रहना चाहिए, और उसमें बल्कि ये है कि हमें ये एक मौका है, कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स जो है मगरब से हैं, बिलखुसूस अमेरिका से हैं। तो ये जो सस्टेनमेंट पैकेज वागुजार हुआ था, उसके बाद हमें कोशिश करना चाहिए कि जो थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र्स हैं, हमें हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है, उसके बाद हमें जो उनका अमेरिका का दिया हुआ असला है या जो भी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए जो फाजल पुर्जे चाहिए उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारी अव्वली जो सोर्स है या सप्लाई चेन है वो चीन ही रहेगा। मेरे ख्याल में खुर्रम साहब आप इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, वज़ीर दिफा भी आप रहे हुए हैं। अभी जो वफ़द वज़ीर-ए-आज़म ने भिजवाया था बिलावल भुट्टो, जिसका मैं भी एक रुकन था, उसकी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में ये थी कि हम उनसे कुछ मांगने नहीं गए थे। हमने ना उनसे कोई हथियार मांगे, ना हमने उनसे कोई मदद मांगी, कोई एड नहीं मांगी, कोई डॉलर नहीं मांगे, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मांगी।
और ये हमारे लिए बहुत एक ताकत का बायस था, और उन अमरीकियों के लिए हैरानी भी थी कि एक ऐसा डेलीगेशन है जो कुछ मांगने ही नहीं आया। तो लिहाजा पाकिस्तान ये जो पोजीशन आई है ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारा दोस्त मुल्क चीन हमें सपोर्ट कर रहा है, माली तौर पर भी, दिफाई तौर पर भी। और पिछले 11 साल से तो अमेरिका ने सवाई ये जो सस्टेनमेंट पैकेज था उसके अलावा तो वो एक पार्ट भी देने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि आपने जिक्र किया जो वज़ीर दिफा होने का, उन दिनों ये डिस्कशन हुई कि भाई हमें किसी तीसरे मुल्क से पुराने F-16s दे दें ताकि हम अपने उनके पार्ट्स जो हैं, उसकी इजाज़त भी नहीं थी अमेरिका ने उस वक्त। तो लिहाजा हमें ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के मफादात जो हैं। अब ये भी तो इशू है ना, आपने जो 9/11 के बाद F-16 लिए थे वो इंडिया के खिलाफ आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जी, ये भी एक क्लॉज है उसके ये अंदर। भी एक क्लॉज है। तो लिहाजा हमें जो है ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चीन है, वो अमेरिका नहीं है। अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, हमारे माली मफादात हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि चीन ही इस वक्त पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दूसरी बात यह है कि जिसका आपने जिक्र किया मलिक साहब, सीज फायर हुआ है, अमन नहीं हुआ हिंदुस्तान से। दोबारा जंग का खतरा है जी, बहुत वाज़ेह खतरा है, क्योंकि उनकी तरफ से बयानात बंद नहीं हो रहे। देखिए ना, मोदी का ये कहना है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ। उनके वज़ीर दिफा ने कहा ये तो नहीं, वो बॉलीवुड का कि ये तो अभी ट्रेलर था, अभी फिल्म चलनी है। और मुस्तकिल उनके जो बयानात हैं वो मसला बार बार दोहराते हैं कि जी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है। अब जबकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये कह चुकी है कि अगर हिंदुस्तान ने किसी भी तरह हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया हम उसे इक़दाम जंग समझेंगे। तो लिहाजा वो तो अपनी जगह पर खड़ी है बात, पॉलिसी पाकिस्तान की भी। तो लिहाजा यही जो हमने अभी दौरा किया और अभी भी कोशिश यही है कि हिंदुस्तान, बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं हिंदुस्तान को इस बात पर कायल करें कि इंडस वाटर ट्रीटी में वापस आएँ। उसके बहुत मुज़मरात हैं, जंग के हवाले से भी पूरी दुनिया में जो पानी के एग्रीमेंट्स हैं वो शशोपंज में पड़ जाएंगे अगर ये मामला नहीं हल होता। चीन तो ये से बड़े आपने जो नया इक्विपमेंट लेना है, जैसे J-35 के हवाले से खबर थी, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से, कुछ और सारों के नाम नहीं मुझे आते, PL-17 मिसाइल के हवाले से, उसके ऊपर भी पेशरफ्त है? नहीं, मेरी तो सबसे यही इस्तदा है कि ये मामले पर हमें खामोश रहना चाहिए। जो भी हम इस पर पेशरफ्त कर रहे हैं इसको खामोशी से, जिस तरह ये सब चीज़ें, मतलब J-10C जो है ये इतने सालों से छुपा हुआ था ना, किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी क्या सलाहियत है। इतना छुपा हुआ नहीं था। आपने उसको, अभी इंडियन वो जो डिप्टी चीफ है ना, उसने उसके लिए एक टर्म यूज़ किया है जो मुझे उसके काफ़ी लगा कि उसके अपनी बेबसी का इजहार है। उसने कहा कि ये चीनी असले के लिए लाइव लैब टेस्ट था, ये जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, एक्चुअली इस लाइव लैब टेस्ट ने फ्रेंच जहाज़ों को मार गिराया। इस मामले में अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको खामोशी से बेहतर करना है। जो भी चीन के साथ एक तस्वीराती हमारा ताउन है उसे कायम रखना। 2022 में J-10C इंडक्ट हुए थे, तो उसकी बाकायदा कामरा में तकरीबन हमें चलते इसको चलते रहना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा हमें दुनिया के सामने इसका इश्तिहार नहीं करना। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर इजहार कर दिया, और जिसे कहते हैं गालिबन दुनिया की जो हालिया तारीख है, चूँकि दो ममालिक की इस तरह जंग हुई नहीं, इससे पहले तो अमेरिका ने या दूसरे ममालिक ने ऐसे मुल्कों पर बमबारी की जो आगे से बेबस, हाँ, आगे से जवाब ही कोई नहीं था। और तो लिहाजा यहाँ जब एक टेस्ट हो गया है, पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी है। एक बात जो बड़ी अहम है करनी, आपने जिक्र किया शुरू में कि जी दबाव पाकिस्तान पर आएगा। 3 ममालिक हैं हालिया तारीख में जिन्होंने दबाव के तहत अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म किया या कम किया, ईरान, लीबिया और यूक्रेन। तीनों का हाल देख लें। तो लिहाजा जो भी दबाव आए पाकिस्तान को जम के मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबक यह है कि अगर आप नहीं खड़े होंगे तो फिर आपका हाल ईरान, यूक्रेन और लीबिया का होगा। तनवीर साहब, ये जो इंडिया वाला मामला, अभी आपने एक बड़ा अच्छा उसके अंदर पॉइंट एम्फसाइज किया कि हमें कश्मीर को साथ इसके रख के बात करनी चाहिए। जो भी मामला हो पहले कश्मीर को आगे रखें। इंडिया से पहली जंग के बाद ट्रंप ने एक रोल प्ले किया, आप लोगों ने भी वहाँ बड़ा इफेक्टिवली, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। अब ये दोबारा ख़तरा भी है, दोबारा भी हो सकता है वाशिंगटन को इंटरफेयर करना पड़े, मीडिएट भी करना पड़े। क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी कर सकती है, क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने आप को वेल पोजीशन करना चाहिए वाशिंगटन?
देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक किरदार है, वो बड़ा इधर एक कलीदी किरदार रहता है, और कोशिश तो यही रहती है कि किस तरीके से जब भी हमारी किसी सेनेटर्स या कांग्रेसमैन से बात हो, पाकिस्तान का मुद्दा रखा जाए, तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि यस, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, लेकिन यूएस जो है ना, ये भी हमारा कंट्री है, दोनों मुल्क ही हमारे हैं, एंड देन वी रियली केयर अबाउट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। मसला जब आ जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पे मैं एक ओपनली आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ अ लीडरशिप हियर, विद द एक्सेप्शन ऑफ के जो हमारे सफ़ीर होते हैं, मसूद खान साहब इधर थे, ही रिप्रेजेंटेड वेरी वेल। अभी रिजवान शेख साहब बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो विद इन कम्युनिटी है, वो हमारी लीडरशिप थोड़ी सी कमज़ोर है। तो हमें उस चीज़ को कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम अपनी लीडरशिप को थोड़ी सी स्ट्रेंथ करके तो उनके साथ किया जाए। जिस तरीके से इंडिया क्या करता है कि इंडियंस जो है ना, वो इस तरीके से पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, ना कि उनके, ना सिर्फ उनके के कांग्रेसमैन भी बने हुए हैं, जो कि हमें अशद ज़रूरत है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी आगे आए ताकि हम कांग्रेस में भी और सेनेट में भी आगे जा सके। रही बात, जब आप ये देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा, उन्होंने डेफिनेटली हमला करना ही करना है। ये उनके लिए ज़रूरी इसलिए भी है कि उन्होंने अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए अपनी एक जो उन्होंने एक गुंडा बना हुआ है इस रीजन में, उसको बरकरार रखने कोई ना कोई उन्होंने मिस एडवेंचर करना ही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से अपना दिफा किया, और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद किया। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन द मॉडर्न वॉर, पाकिस्तान इज प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्री जिसने एक पीस का मैसेज भी दिया है इस जंग के दौरान, कि हमने 20 से ज़्यादा जो जहाज़ थे उनके लॉक किए हुए थे, लेकिन सिर्फ 6 गिराए हैं। तो अगर अब भी इंडियंस इस चीज़ को नहीं समझ पाए, तो मेरे ख्याल में ना उनकी ये बहुत कम अकली है, और इनको इससे भी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सही है। आपकी तरफ आ रहे हूँ मसूद साहब, इंडिया वाले मामले में जो पहला फेज़ था, उसमें बाज़ चीज़ों में तो मेरा काफ़ी ईमान है कि अल्लाह ताला ने आपकी बहुत इज़्ज़त बढ़ाई है। पाकिस्तान के हम बड़ी मुश्किल में थे, अरब दुनिया में भी अब जाते थे ना, तो इतने हम दफ़ा उधार मांगने गए थे पिछले 7-8 सालों में। अब वो भी हमसे मुझे लगता था कन्नी कतराते हैं पाकिस्तानियों को आता देखकर। तो आपको इस जंग ने दोबारा से लाया है और आपको एक सेंटर स्टेज पर खड़ा कर दिया। अरब वर्ल्ड भी आपको ग्रीट कर रहा है। आगे अपने आप को कैसे लेकर चलें, हम एक दोबारा मिलिट्री फोर्स के तौर पर इमर्ज करें, जहाँ से मिडल ईस्टर्न कंट्री भी शायद आपकी तरफ देखेंगे। फ़लस्तीन के मसले में भी आपको एक रोल प्ले करना पड़ेगा और अपना इंटरेस्ट तो दफा करना ही करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा ताला ने मदद की और हमारे हुक्म खुदाबंदी के तहत हमारे घोड़े तैयार थे। सही, यानी बड़ी क्या साराई होती थी, तनकीद होती थी कि हम दिफा के ऊपर क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो जब मौका आया तो हमने साबित किया कि दिफा के लिए हमने जो अखराजात किए थे वो सही किए थे और मौसर थे। बिल्कुल सही। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरा ये है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी में हमेशा एक क़यादत का रोल अदा करता रहा है। ये क़यादत का रोल और भी बढ़ा इस जंग के तनाजुर में, और उसके बाद वो लोग जो गैर जानिबदार हैं या जिनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था, उन्होंने भी पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, उसके बयानिए की क़ुव्वत और उसके बाद जो है कौम का इत्तेहाद, इसके ऊपर कई आर्टिकल्स आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। ज़राए इब्लाग ने भी, मगरबी ज़राए इब्लाग ने आपका साथ दिया। जो पहला आर्टिकल आया था, आपको याद हुआ टेलीग्राफ से, वो रफ़ाल जो आपने गिराया तो उसकी जो तस्दीक की गई, वो टेलीग्राफ के आर्टिकल्स, वो आज तक भी सर्कुलेट होता है। उन्होंने भी किया, और वो CNN ने जो रिपोर्ट, CNN ने रिपोर्ट दी, निक रॉबर्टसन जी, लेकिन जो ये पहली थी जिसमें बाकायदा तमाम तकनीकी तफसील के साथ उसे दिया गया था। तो उसके बाद जो है हर जो है एक आर्टिकल के बाद दूसरा आर्टिकल आना शुरू है। ये हो गया ज़राए इब्लाग का। और ज़राए इब्लाग इसलिए अहम है, वो सोशल मीडिया हो या ट्रेडिशनल मीडिया हो, कि उसके ज़रिए आजकल आप फैसलों पे असरअंदाज होते हैं। तो पाकिस्तान को एक कायद के तौर पर न सिर्फ इस्लामी दुनिया में माना गया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उसकी इज़्ज़त व तकरीम बढ़ी। अब मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि उसकी वजह से, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि जो लोग जो हैं, जो माशी क़ुव्वतें हैं, वो उनकी तवज्जो भी पाकिस्तान की तरफ मबज़ूल हुई, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कैपिटल मैनेजमेंट एंटिटीज़ हैं, उन्होंने सलाह दी सरमायाकारों को कि पाकिस्तान में ये जो 25 करोड़ का मुल्क है, ये जो लायक फ़ायक लोग हैं, जिसमें बढ़ती हुई
मुतवसत क्लास है, यानी मिडिल क्लास है, तो इसकी तरफ रुख करो। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस वक्त जो ये आपका एक मौका है, दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान क़यादत का, जिसका मतलब ये है कि इस मुल्क को गुर्बत से बाहर निकाल के एक कामयाब तरीन ममालिक की सब में शामिल किया जाए। यहाँ मैं एक थोड़ा सा जो नुक्ता बयान करना चाहता हूँ इस पूरे को इससे जोड़ने के लिए कि फ़लस्तीन के ऊपर भी हमने क़यादत का मुज़ाहरा करना और कश्मीर के बारे में। यहाँ मैं आपको बताऊँ हमारे कुछ जकड़बंदियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं। मिसाल के तौर पर जो ईरान का दुश्मन है इसराइल, और ईरान और अमेरिका की भी दुश्मनी है, और ईरान के दुश्मन के साथ जब हम इस किस्म के रवाबत बढ़ाएंगे तो उसके भी अपना एक अलग जो है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसे मैं वाइंड अप करता हूँ कि अमेरिका से इस वक्त जो है, अगर हम अब तक हमारी सफारतकारी भी बहुत कामयाब रही है, तो उसमें अगर हम कश्मीर और पानी के ऊपर कोई डिस्पेंसेशन ले सकें, जो हिंदुस्तान ने जारहाना इक़दाम किए हैं, यानी ख़ास तौर से पानी के सिलसिले में, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप ये, मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमने इसराइल के ऊपर भी कोई फ़ैसला करना है, तो पहले खलीजी रियासतें और सऊदी अरब है, लेकिन उसके साथ अरबों के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अरब लीग के साथ, अरब लीग से इसे इंडोर्स करवाएं। जब अरब लीग से आप इंडोर्स करवाएंगे तो इस्लामी ताउन तंजीम में इसे इंडोर्स करवाना बड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरा ये है, टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है, तो ये माफ़ कीजिएगा मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का वक्त आ गया है क़यादत का, सियादत का और माशी तरक्की का। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब, मीर खान साहब और तनवीर अहमद साहब, आप सब हमारे साथ हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।